तो इस युवा अधिकार संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई, हमारे साथी शशांक शेखर जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों प्रखंड अध्यक्ष और पटना साहिब के, अजीमाबाद के, या पटना सिटी कह लीजिए, पटना सिटी भी नहीं कहते हम लोग, सिर्फ सिटी कहते हैं, सिटी के हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मीडिया के दोस्त और इस इलाके के तमाम बासिंदों को उनका रोजी रोजगार, पेशा चाहे कुछ भी हो, मेहनत मजदूरी करने वाले, नौकरी करने वाले, धंधा बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप सभी पटना साहिब के नागरिकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं। आज एक बड़ा विशेष दिन है। विशेष दिन इस लिहाज से है, विशेष दिन इस लिहाज से है कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का जन्मदिन है और आज ही पूरी दुनिया में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि इस दिवस को मनाने का जो इतिहास है वो नेहरू जी के सोच से जुड़ा हुआ है, वो नेहरू जी के संकल्पों से जुड़ा हुआ है। इस विशेष दिन में जैसा कि शशांक जी ने शुरू में ही कहा, रविवार है, कल कलश स्थापन है, दशहरा शुरू हो रहा है, नवरात्रा की पूजा शुरू हो रही है, फिर भी आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, इस युवा अधिकार संवाद में आए हैं और आप सर शहर से वाकिफ हैं, रूबरू हैं। आपको मालूम है कि हम लोग शहर से थोड़ा अलग हैं, थोड़ा दूर हैं, रेलवे लाइन के तब करीब ज़्यादा है, सड़क से थोड़ी दूरी है, फिर भी इतनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आपसे दो चार बात कहनी है। तो जैसे सिनेमा से पहले ना एक डिस्क्लेमर आता है, तो मैं भी एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। तो पहली बात तो ये, हाथ में गीता नहीं है, ये जज नहीं है और ये अदालत नहीं है। तो गीता पे हाथ रख करके कसम खा करके ये तो नहीं कह सकता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं है। जब उस पे हाथ रख करके भी लोग झूठ बोलते ही हैं, तो मैं आपको साक्षी मान करके, आप नागरिकों को साक्षी मान करके एक बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये चुनाव का वक्त है, इसमें से कोई चुनाव लड़ेंगे, किसी को टिकट मिलेगा तो हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। जब चुनाव होगा, टिकट का बंटवारा हो जाएगा, प्रत्याशी होंगे, चुनाव लड़ेंगे तो वोट भी मांगने आएंगे। लेकिन आज हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इस इलाके के जो लोग हैं, यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो नागरिक हैं, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के किराएदार, यहाँ के मकान मालिक, इन गलियों बाजारों में सदियों से रहने वाले जो लोग हैं, उनके हकूक की बात करने के लिए आए हैं, उनके अधिकारों की बात करने के लिए आए हैं। और जब अधिकारों की बात होती है तो ये बात एक तरफा नहीं हो सकती। ये अंग्रेज कहा करते थे, जब भारत को गुलाम बनाया तो अंग्रेज कहते थे कि हम आपको सभ्य करने के लिए आए हैं। अधिकार की बात एक तरफा नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ खड़ा होकर के भाषण लेकर के चले जाएंगे। अधिकार की बात हमेशा संवाद से निकलती है। तो सिर्फ हम नहीं बोलेंगे, आपको भी बोलना होगा, आपको भी सवाल पूछना होगा, आपको भी अपनी मुट्ठी ताननी होगी। तो आप सवाल पूछने के लिए तैयार हैं ना? सवाल पूछेंगे ना? फिर संवाद होगा। और इस संवाद के बरक्स मैं दो चार बात आपके हवाले से कह देना चाहता हूं।
पहली बात तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश में और इस प्रदेश में लगातार एक कोशिश कर रही है कि भारत के 140 करोड़ लोग और उनके असली मसले राजनीति का कान पकड़ करके उसके पास उसको लाया जाए और इस देश की ज्यादातर मीडिया, बुरा मत मानिएगा, जो है सो है, अब क्या करें, सच बोलने का कदम डालिए। इस देश की ज्यादातर मीडिया न्यूज नहीं देती है। आजकल जो है न्यूसेंस को ही न्यूज समझ लिया गया है, जिसमें कोई सेंस नहीं होता, नॉनसेंस। तो देश की वास्तविकता, लोगों की सच्चाई आज लोगों के सामने भुला देने की कोशिश है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस दौर का लड़ाई याद करने की लड़ाई और भुला देने की लड़ाई है। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। इसीलिए आज याद करना जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारे देश की यात्रा क्या है और आज वर्तमान में लोगों के मसले क्या हैं। मैं अक्सर सोचता हूं, खाली हमारी जेब है, इसीलिए सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे और एंगेज है, और उसमें भी सच्चाई नहीं है, आधा अधूरा झूठ। जब मैं पटना साहिब की सरजमी पर हूं तो मुझे बरबस याद आता है, वह जो एक मशहूर शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाज में कातिल है। उसको लिखने वाले जो शायर हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, नहीं, बिस्मिल ने गाया, उसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, जिनका परिवार आज भी पटना सिटी में रहता है, पटना साहिब में। और इसका जिक्र मैं आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास एक साझा इतिहास है। हिंदुस्तान की विरासत एक साझी विरासत है। हिंदुस्तान के लोगों का जीवन परस्पर सहयोग से बनता है। श्राद्ध में अगर खाली एक जाति के लोगों को लाकर के भोजन करा दीजिएगा तो आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती है। भारत की संकल्पना, भारत का अस्तित्व हमेशा साझी संस्कृति से पैदा होती है। कोई भी पूजा अनुष्ठान, कोई भी जो है दावत इबादत, आप ये देखेंगे कि भारत की कल्पना चीजों को मिलाने से बनती है, चीजों को जोड़ने से बनती है। और आप महसूस करेंगे कि आज की सोशल मीडिया और मीडिया लोगों को आपस में बांटने, तोड़ने, लड़ाने, इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और लोगों के बीच में झूठ और नफरत फैलाने में लगी हुई है। और डेटा जो भेजा जाता है, डेटा सच्चाई के लिए नहीं होता, आंकड़े सच छुपाने के लिए भेजे जाते हैं। और ये जो आंकड़ों का खेल है, उस आंकड़े के खेल में नागरिकों को आंकड़ा बना देने का एक साजिश चल रहा है। याद रखिएगा कि हम नंबर नहीं है, सिटीजन हैं, हम संख्या नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान के पास दिल होता है, दिमाग होता है, परिवार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होती है, ईर्ष्या होती है, लड़ाई होता है। इंसान सिर्फ एक संख्या नहीं होता है। और इंसान की इंसानियत कायम रहे, इंसान के पास नागरिक होने का अधिकार कायम रहे और उनके जीवन के जो जरूरी मसले हैं, राजनीति को उसके केंद्र में लाया जाए, इसकी कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं।
उसी मुहिम के तहत हम आज आपके बीच में हैं। और संवाद इसलिए करना चाहते हैं कि लोकतंत्र में लोक लाज और संवाद का होना बहुत जरूरी है। जब संवाद नहीं होगा तो वो राजशाही व्यवस्था होगी। जनता के लिए क्या जरूरी है, इसका निर्णय मंच पे खड़ा होकर के भाषण देकर के नहीं, लोगों की भागीदारी से तय करना पड़ेगा, उनके संवाद से तय करना। और हम जब देश और प्रदेश के बुनियादी सवालों पर चर्चा करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश एक संकट से गुजर रहा है। और मैं आदरणीय, परम आदरणीय, ब्रह्मांड के सबसे आदरणीय, सुबह शाम 24 घंटे 18 घंटे से भी ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सब लोग इतना आदरणीय इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि आजकल हमारे ऊपर उनको गाली देने का आरोप लगता है। तो हमने तय कर लिया है कि आप जब भी प्रधानमंत्री का नाम लेंगे ना, श्री श्री 108 आदरणीय परम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी बोला करेंगे। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है, एक बात बताइए, नॉन बायोलॉजिकल इंसान की मां होती है? बायोलॉजिकल इंसान की मां होगी ना, नॉन बायोलॉजिकल इंसान की मां होगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि गाली दिया। अरे भाई, कौन दिया? हम तो नहीं दिए, हमारा पार्टी का कोई वर्कर नहीं दिया। और आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आप कार्रवाई कर लीजिए। जब देखिए तब किसी ना किसी भावनात्मक सवाल पे, मतलब क्या मतलब, हमारी मां को गाली दिया इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए, कोई बात हो जाए। आप हमको नौकरी दे दीजिए, वोट ले लीजिए। आप महंगाई कम कर दीजिए, वोट ले लीजिए। आप हमको जमीन दे दीजिए, वोट ले लीजिए। आप खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए, वोट ले लीजिए। ये कोई बात होता है? आप कहें तो ठीक, कोई और कह दे तो कहते हैं गाली देते हैं। अच्छा, कौन बोला था? हम लोग तो जो है प्रसादी जो है मिलावट वाला लड्डू खिलवा करके तो इंटरव्यू नहीं दिलवा दिए थे आपको। पत्रकार आपका, मीडिया आपकी, क्वेश्चन आपका, जवाब आपका, आप अपने ही मुंह से बोले थे ना, मुंह से तो बोले थे। बोल रहे हैं कि हम तो नॉन बायोलॉजिकल है। भाई, नॉन बायोलॉजिकल है तो आपको कोई गाली दे कैसे सकता है, वो भी मां की? क्योंकि मां तो बायोलॉजिकल लोगों की होती है। तो आपको जो भी मन में आएगा बोलिएगा, और जब पलट करके हम सवाल पूछ देंगे तो कहते हैं कि जो अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान का इसमें क्या बात है? इसमें अपमान सम्मान की क्या बात है? तो हम परम आदरणीय, अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में आपको याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि जब देश का रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। कहा था ना, कितना का डॉलर है? पहले कितने का था? तो किसकी इज्जत गिरी रुपए के साथ साथ? अब कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बार हमारी सरकार बना दीजिए, उसके बाद स्विस बैंक से हम सारा रुपया लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए। हाथ उठाइए, किसके खाते में पहुंचा है? पहुंचा है जी? किसी के खाते में पहुंचा 15 लाख रुपया? ये तो प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बार हमारी सरकार बनवा दीजिए, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2000 नौकरी नहीं दे रहे हैं। और जब भी कोई नौकरी मांगने के लिए जाता है, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पानी के साथ साथ डंडा मारती है पुलिस। हम मांगते हैं नौकरी और मिलती है लाठी। रोजगार अगर किसी को मिला है तो अमित शाह के बेटा को मिला है। अमित शाह के बेटा को रोजगार मिला है। और इस पर जब हम प्रश्न करते हैं तो कहता है कि आप जो है परिवार पे हमला क्यों कर रहे हैं? हमने नहीं, हम परिवार पे हमला नहीं कर रहे हैं,
हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही सीखे हैं, हम तो परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। नहीं, परिवारवाद गलत है। परिवारवाद अगर गलत है तो इंडिया ब्लॉक का परिवारवाद गलत है और एनडीए का परिवारवाद सही है। ये नहीं चलेगा साहब। तुम्हारा बेटा बेटी ठीक है, हमारा बेटा बेटी गलत, ये सवाल नहीं है देश का। देश का सवाल यह है कि इस देश में डॉक्टर का बाल बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर का बाल बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बाल बच्चा एक्टर बनना चाहता है, फार्मर का बाल बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता है। तो बोलिए प्रधानमंत्री जी, अगर फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनेगा तो मशरूम जो है ब्लूटूथ से डाउनलोड कीजिएगा कि मशरूम जो है उसको खेत में ही उगाना होगा, उसको किसान ही उगाएगा। इंसान को खाने के लिए अनाज कौन पैदा करेगा? किसान। रेल कौन चलाएगा? उसी किसान का बच्चा। बंदूक उठा करके इस देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा? उसी किसान का बच्चा। वही मजदूर जो देश बनाता है। हम लोग एक नारा लगाते थे अपने कॉलेज में, कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। तो भारत बनाए हम, सड़कें बनाए हम, रेल बिछाएं हम, बंदूक लेकर के देश की सीमा की रक्षा करें हम, नाली साफ करें हम, बाढ़ आए तो घर डूब जाए हमारा, और हमारे वोट से हमारी ही कुर्सी पे बैठ करके धौंस दिखाते हो, आंख दिखाते हो। हमारे ही टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी मिलती है और उस सैलरी से जो तुमने लाठी खरीदी, हमारे ही परिवार के बच्चों को बेल्ट पहना करके उसकी लाठी से हमारे ही बच्चों के पीठ को फड़वाते हो। ये नहीं करने वाला है। ये सच्चाई दिख रही है और ये सच्चाई दिख रही है कि कभी मां के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी सेना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर ये लोगों की भावना से खेल करके इस देश की राजनीति को गुमराह कर रहे हैं। एक प्रश्न मैं पूछता हूं, कोशिश किया था, अभी मैं आया तो कहीं भी हमको जो है ऑपरेशन सिंदूर का बैनर दिखा नहीं। अभी मैं भी मां का तख्ती लेकर के मुझे भाजपा ही नजर आ रहे थे। उस वक्त जो है मेरे मन में यही सवाल आया कि अगर कोई हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो उसका प्रतिकार करना यही धर्म है। और इतिहास ने हमको ये सिखाया है कि अगर रावण होगा तो राम भी होंगे, अगर गोडसे होगा तो गांधी भी होंगे, अगर मोदी है तो राहुल गांधी भी होंगे। इतिहास ने हमको ये सिखाया है कि अगर हुसैन होंगे तो यजीद होगा, और यजीद होगा तो उसके खिलाफ कोई ना कोई हुसैन खड़ा होकर के लड़ेगा। इतिहास ने यही सिखाया है। और उस इतिहास को जब देखते हैं तो समझ में यही आता है कि अपनी रक्षा करना यही धर्म है। मानव मात्र के बारे में, विश्व कल्याण के बारे में सोचना यही हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर हमारी सीमाओं पर कोई हमला करे तो बेशक उसका प्रतिकार होना चाहिए। क्या भाषण दिया था? खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा तो बैट और बल्ला कैसे साथ साथ चल रहा है? आज भी मैच है, हमको जरा बता दीजिए। तो ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है। बाप गृह मंत्री है तो बेटा को जो मन सो कर रहा है। कहते हैं सैया भय कोतवाल तो अब डरता है। सब जो है कुछ भी कर रहा है और तब कोई नहीं उससे पूछ रहा है कि तुम्हारी देशभक्ति कहां गई। लास्ट पर जो राजनीति करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि देश का नाम लेते हैं, देश की तिजोरी को लूटते हैं और देश की तिजोरी को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचाते हैं। यही सबसे बड़ी साजिश है। ये साजिश हमको समझना पड़ेगा। नाम देश का लिया जा रहा है, संपत्ति देश की लूटी जा रही है और तिजोरियां दोस्त का भरा जा रहा है। और यह बात मैं दावे से बोल रहा हूं। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। कहते हैं
कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई है देश की, 5 ट्रिलियन की। अगर 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनी है तो मेरे मन में यह सवाल आता है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? कौन है वो 80 करोड़ लोग? इसका मतलब 5 ट्रिलियन की इकॉनमी जरूर बन रही है, लेकिन वो इकॉनमी देश की इकॉनमी नहीं, वो दोस्त की इकॉनमी है। देश की संपत्ति लूटी जा रही है। एयरपोर्ट, पोर्ट, नदी, नाले, बंदरगाह सब उनको सौंपा जा रहा है। आपने देखा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान हम जो सवाल उठा रहे थे कि इस देश के प्रधानमंत्री के दोस्त की नजर बिहार की जमीन पर है। बोलिए अदानी को बिहार का जमीन औने पौने दाम में 1 रुपया नहीं। बताइए 1 रुपये में आजकल लेमन जूस नहीं मिलता है, मिलता है 1 रुपया में लेमन जूस? 1 रुपये में जो है जमीनें दे दी गई। अपने दोस्त को जमीन दे देंगे, पोर्ट दे देंगे, एयरपोर्ट दे देंगे, खदान दे देंगे, खलिहान दे देंगे, खेत दे देंगे। हमारे बच्चों को क्या मिलता है? 5 किलो अनाज, और 5 किलो अनाज अगर मिल रहा है तो फिर 5 ट्रिलियन की इकॉनमी किसकी बन रही है? और वही जो लोग जिनको औने पौने दाम में देश की संपत्ति दी जा रही है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 16 लाख करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ किया गया। 16 लाख करोड़। और किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहते हैं कि पैसा नहीं है, बिजली की माफी के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, अस्पताल खोलने के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, और सड़क यदि बनाएंगे तो उसी सड़क पे आप जितनी बार जाएंगे उतनी बार आपको टोल देना पड़ेगा। मेरे मन में एक सवाल आता है कि हम अपने पैसे से कार खरीदे, कार खरीदते वक्त जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए तो आप हमसे रोड टैक्स लेते हैं। जब आप हमसे रोड टैक्स लेते हैं तो उसी कार को लेकर के जब हम दोबारा रोड पे जाते हैं तो आप हमसे टोल टैक्स क्यों वसूलते हैं? यह सवाल मेरे मन में आता है। तो कर्जा लेकर के सड़क बना देंगे, और कर्जा लेकर के जो है बुलेट ट्रेन बना देंगे, और कर्जा लेकर के जो है आप जो भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, पुल का या किसी भी चीज का, उसका वसूली किससे कर रहे हैं? जनता से। और जनता के पैसे को लुटा किस पे रहे हैं? अपने दोस्तों के ऊपर। और जनता की जो संपत्ति है, नदी, नाले, खेत, खलिहान, समंदर, खान, खदान, पोर्ट, एयरपोर्ट, वो सारी चीजें जो है अपने दोस्तों को पहुंचा रहे हैं। ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है। इसीलिए ये लड़ाई याद रखिएगा, किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई देश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। और जब हम कहते हैं संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो संविधान को बचाने की लड़ाई का मतलब यह है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, इसका मतलब यह है कि हम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हो, गिरजाघर जाते हो, या बौद्ध मठों में जाकर के अपना सर झुकाते हो। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, रिक्शा चलाते हो या हेलीकॉप्टर पे घूमते हो, हमारा वोट का अधिकार एक होगा। और ये जो बराबरी का सिद्धांत है, इसको बचाना ही संविधान को बचाना है। क्या होता है संविधान को बचाने का मतलब? संविधान को बचाने का मतलब ये होता है, यह जो मंच पे बैठे हुए हैं ना, इनका भी वोट एक ही है, और सामने जो आप लोग खड़े हैं ना, आपका भी वोट एक ही है। यही होता है संविधान को बचाने का मतलब। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो 5 साल में एक बार ही सही आपके मोहल्ले में कोई फॉर्च्यूनर लेकर के नहीं आता, आपकी गलियों में कोई नहीं आता, आपके दरवाजे पे कोई नहीं आता, और कोई भी अमीर का बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आता। माई के पेट में अगर तय हो जाएगा कि राजा कौन बनेगा, तो कौन प्रजा से वोट मांगने के लिए जाएगा? इस देश में प्रजा से कभी वोट मांग करके राजा बना था क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि जमहूरियत को, लोकतंत्र को प्रजातंत्र मत कहिए। ये तंत्र आपको नागरिक से प्रजा बना देगा, और जब आप प्रजा होंगे तो कोई राजा बन बैठेगा, और जब कोई राजा बन बैठेगा तो उसके सामने टोपी पहनना, जूता पहनना, छाता लगाना, अपनी आवाज को निकालना आपके मुंह से मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं हम नागरिक हैं और हमको अपनी नागरिकता को बचाने की आवश्यकता है। और जब हम नागरिकता को बचाने की बात कहते हैं तो हमको समझ में आता है कि आज हमारी नागरिकता हमसे कैसे छीनी जाए। वोट का अधिकार या आप हमसे ले लीजिएगा,
क्या बचेगा? अगर शशांक जी मान लीजिए कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके पास वोट का अधिकार ही नहीं होगा, इनको ये मालूम हो जाए कि किस नेता के घर में चक्कर लगाने से हम एमएलए बन सकते हैं, तो ये आपके गली आपके मोहल्ले का चक्कर क्यों लगाएंगे, उस नेता के घर का चक्कर लगाएंगे ना। ये वोट का अधिकार है कि आपके सामने हाथ जोड़ करके नेता खड़ा होता है ना। और आप भी कहते हैं अच्छा नाली नहीं बनाए, 5 साल में दिखे नहीं, आना अपनी वोट मांगने के लिए मजा चखा देंगे। जनता बोलती है कि नहीं बोलती? ये हमारे हलक में जुबान कैसे आया है, ये अधिकार का एहसास उनको कैसे मिला है? ये गिफ्ट नहीं मिला है, ये वैलेंटाइन की गिफ्ट नहीं है, गुलाब देकर के आई लव यू टू कह देंगे। इसके लिए लोगों ने उस उम्र में, जब आज हम आई लव यू टू कहते हैं ना, उस उम्र में लोग फांसी के फंदे को चूम रहे थे, शहादत दे रहे थे, अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे, तब जाकर के इस देश को आजादी मिली। और देश को अगर आजादी नहीं मिलती, जमहूरियत नहीं आता, लोकतंत्र नहीं आता, संविधान की स्थापना नहीं होती, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, गांधी जैसे लोग नहीं होते, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं होते, सरोजनी नायडू नहीं होती, बिरसा मुंडा का संघर्ष नहीं होता, इस देश में तैमूर के सामने खड़ा होने का बलकरण का साहस और इतिहास नहीं होता, तो आज हमको आजादी नहीं मिली होती। जब हम कहते हैं कि देश क्या है, तो देश का मतलब उस देश में रहने वाले लोगों के अधिकारों से तय होता है। आज महिला पुरुष को वोट का बराबर का अधिकार मिला, तभी ना इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री बन पाई, महिला राष्ट्रपति बन पाई, महिला अंतरिक्ष में गई, महिला चांद पे गई, महिला कमांडेंट बनी है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 महिला जाबाज जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो है देश को ब्रीफिंग कर रही थी, आर्म फोर्सेस की तरफ से देश को ब्रीफिंग कर रही थी। यह ताकत शिक्षा से आती है, यह ताकत तालीम से आती है, ताकत संविधान से आता है, यह ताकत जमहूरियत से आती है। और इसीलिए ये जो हम दो हमारे दो, ये जो झूठ मूठ की सरकार है और यह जो इनके साथ मिली हुई मीडिया का झूठ मूठ है, उसी का नतीजा है कि आज हमसे हमारे नागरिक होने का बोझ छीन लिया गया। और जब हम सबूत के साथ, नेता प्रतिपक्ष सबूत के साथ यह दिखा रहे हैं कि देखिए वोट की चोरी कैसे हो रही है, जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना जो है क्या नाम उनका, गुनगुन गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता, अरे इतना बुनते हैं ना भाजपा का कि हमको लगा उनका नाम गुनगुन गुप्ता है। ज्ञानेश गुप्ता साहब, आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है आप। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आइए सीधे चुनाव लड़िए, मैदान में आइए, चुनाव निष्पक्ष कराने का जो है ना, आंख में धूल झोंकने का दावा बंद कीजिए। चुनाव लड़ना है तो सीधे आकर के चुनाव लड़िए। और सवाल जब पूछा गया है तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, जवाब होता है। आप जवाब दीजिए। और हम सबूत रख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सबूत रख रहे हैं कि कैसे वोट की चोरी हो रही है। और वोट के चोरी के सवाल को हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं? वोट के चोरी के सवाल को हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं। और ये मत सोचिएगा इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना है। बिहार का चुनाव बिहार के लोगों के सवाल पर ही होगा। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सवाल पर ही होगा। लेकिन एक बात समझना जरूर है कि चोरी से बनी हुई सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम नहीं कर सकती है। जब सरकार चोरी से बनेगी तो वो सरकार को माफिया चलाएंगे। जब सरकार चोरी से बनेगी तो वो सरकार पेपर लीक करवाएगी। और पेपर लीक से बना हुआ डॉक्टर कभी भी आपका इलाज ठीक से नहीं करेगा। पेपर लीक से बना हुआ सिपाही कभी ईमानदारी से आपके लिए काम नहीं करेगा। पेपर लीक से बना हुआ मास्टर तो अनुराग ठाकुर की तरह यही कहेगा कि हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। देखिए कितना बेईमान है। हम लोगों को आकर के कह रहा है कि हनुमान जी जो है सबसे पहले अंतरिक्ष गए। अब बेटा बेटी को जिस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता है वहां उसको नील आर्मस्ट्रांग समझा रहा है, यूरी गागरिन समझा रहा है। ये बड़े कमाल के लोग हैं। इसीलिए आप जब आप आईआईटी का जिक्र कर रहे थे शशांक जी, आईआईएम का जिक्र कर रहे थे और अंग्रेजी का जिक्र कर रहे थे,
तो मुझे एक वाकया याद आता है। देश के गृह मंत्री ने कहा, वही ठीक समझ रहे हैं, रेड्डी जय साहब के बाबूजी, वो आकर के बोले कि लोगों को कुछ दिन में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। हम बोले लल्ला का वीडियो देखे ना सर, कैसे अंग्रेजी बोल रहा था। आपको शर्म आएगी, हमको क्यों शर्म आएगी? हम तो अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, मैथिली भी बोलेंगे, मगही भी बोलेंगे, भोजपुरी भी बोलेंगे, अंगिका भी बोलेंगे, बज्जिका भी बोलेंगे, हम तो हर भाषा बोलेंगे। उर्दू बोलेंगे, फारसी बोलेंगे, दुनिया की कोई भाषा हम सीख सकते हैं वो सीखेंगे, बोलेंगे और पूरे अभिमान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे। तालीम और शिक्षा तो सबके लिए जरूरी होता है। ये इतने शातिर हैं कि गरीबों के शिक्षा के विरोध में काम करते हैं और अपने बच्चों को विदेश में ले जाकर के पढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जो है आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे थे और उनका जो चेला है ना बाल मुकुंद, वो बीमार हुआ तो उसका इलाज एम्स में करवा रहे थे। आपको जो है ये कहेंगे कि हनुमान जी अंतरिक्ष में चले गए और खुद जो है ना एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं रील देख रहा था, इतना बड़ा टिक्का लगा करके वो आदमी आया, ठीक है ना, और कह रहा है कि दोस्तों जल्दी से जो है i17 खरीद लो, पहली बात है कोई भगवा रंग का फोन आया। हम बोले कि भाई साहब ये तो कमाल का काम चल रहा है। अगर भगवा रंग का फोन आया है और पहली बार आया है तो खरीदने की क्या जरूरत है? सारे हिंदुओं का आई कार्ड दे करके फ्री में बांट दो, तब ना मतलब है। अच्छा फोन लेने का जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जब हनुमान जी अंतरिक्ष में सबसे पहले गए ही हैं तो फोन से बात करने का क्या जरूरत है? आंख बंद करेंगे एसएमएस पहुंच जाएगा। हम तो लगता है कि अभी वो आ रहे थे, हमको भाजपा का एक नेता मिल गया। हम बोले प्रभु आप यहाँ मनुष्य निर्मम मनुष्य के बनाए हुए हवाई जहाज में, आपको तो विश्व को मान में सवार होना चाहिए था प्रभु। ये खेल समझिए। और मुझे इनसे डर नहीं लगता है, पता है आपको, क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है। इनसे मुझे मेरे धर्म का प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है नाथू राम के नाम पर इनकी राम की राजनीति को मैं कन्हैया ही एक्सपोज कर सकता हूं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। इस धर्म को बचाने की जिम्मेवारी भी हमारे कंधे पे है। तुम हमारे धर्म के नाम पर जो अपना धंधा चला रहे हो, इस धंधे को हम समझ रहे हैं, इस खेल को हम समझ रहे हैं। तुम जो हमारी भावना भड़का रहे हो, तुम्हारी भड़काने की भावना की साजिश को हम समझ रहे हैं। तुम हमको विज्ञान से दूर करना चाहते हो, तुम हमको तर्क से दूर करना चाहते हो, तुम हमको भाषा से दूर करना चाहते हो, तुम हमको दर्शन से दूर करना चाहते हो, तुम आचार विभाग दर्शन और इस देश के इतिहास से हमको दूर करना चाहते हो, तुम हमको भीड़ बनाना चाहते हो, तुम हमको दंगाई बनाना चाहते हो, तुम हमको अपनी पार्टी का झंडा हमारे हाथ में थमा करके अपने बेटा को बीसीसीआई को सेक्रेटरी बनाना चाहते हो। यह खेल हम समझ गए हैं, यह खेल हम समझ गए हैं और इस खेल का पर्दाफाश करेंगे। हम बताएंगे कि इस देश में हिंदू होने का मतलब क्या होता है, इस देश में वैष्णव होने का मतलब क्या होता है। इस देश में वैष्णव होने का मतलब ये होता है कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रहे। जिस इंसान के अंदर पर के प्रति पीड़ा नहीं है, जिस इंसान के मन में करुणा नहीं है, जिस इंसान के मन में प्रेम नहीं है, जिस इंसान को अपना दर्शन नहीं मालूम है, वो इंसान कभी भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। वो हमेशा जेब और औरंगजेब की लड़ाई में औरंगजेब का नाम लेकर के आपका जेब काटता रहेगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि इंसान को इंसान से लड़ा करके, समाज में नफरत फैला करके इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, या ज्ञान और विज्ञान की को तर्क करने की जो हमारी शक्ति है उसको छीन करके या भारत के इतिहास को कलुषित करना चाहते हैं, कलंकित करना चाहते हैं। तो हमको ये बता देना चाहते हैं कि भारत तुम्हारे वजूद से पहले भी था, है और तुम्हारे वजूद के बाद भी कायम रहेगा। इस बात को याद रखना है। यह जो हमारी भारतीयता है, यह जो हमारी परंपरा है और यह जो राजनीति का खेल है, इसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये आज हम नागरिकों के मन से नागरिक का भाव छीन करके हमको ये दोबारा दास बना लेना चाहते हैं। इनके सामने हम हाथ जोड़ करके खड़े रहें
कभी नौकरियों के लिए, कभी फसल के दाम के लिए, कभी अपने आत्मसम्मान के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, ये हमको दास बना देना चाहते हैं। हम दोबारा प्रजा नहीं बनेंगे, हम दोबारा प्रजा नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, जो चीजें हो गई वो हो गई, वो लौटाई नहीं जा सकती है। जो अधिकार इस देश के नागरिकों को मिल गया वो मिल गया। दोबारा जो है आप इतिहास में जाकर के उस अधिकार को हमसे छीन नहीं सकते हैं। एक बार गरीबों ने पढ़ना सीख लिया और आज जान गए, अलिफ बे में से पढ़ लिया, तो आप हमको दोबारा ज्ञान से मरहूम नहीं कर सकते हैं। और जब हम इस देश के लोगों के टैक्स के पैसे से पढ़े हैं, उनका नमक खाया है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि अपने शरीर में बहते हुए रक्त के आखिरी कतरे तक इस देश के हकूक के लिए संघर्ष करेंगे, इस देश के लोगों के न्याय के लिए। और ठीक कहा प्रवेश जी ने, ठीक कहा प्रवेश जी ने कि मसला किसी को वजीर आजम और प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। मसला इस देश की लोकतंत्र को, इस देश के संविधान की व्यवस्था को, जो देश के लोगों से बनता है, देश के लोगों से देश बनता है। सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पीएम, डीएम और सीएम से देश नहीं बनता है। यह व्यवस्था जो कायम है वो नागरिकों से कायम है। और नागरिक के जो सवाल है वो सवाल धर्म का सवाल नहीं है। धर्म के लिए सरकार की क्या जरूरत है, हमको बता दीजिए। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम सड़क बनाना है, सरकार का काम अस्पताल बनाना है, सरकार का काम लोगों को नौकरी देनी है, सरकार का काम महंगाई कम करना है, सरकार का काम किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, गरीबों की भलाई करना है। सरकार का काम नागरिकों के लिए काम करना है। धर्म के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती है। ये सरकार याद रखना कि तुमसे पहले भी हमारा धर्म था, है और तुम्हारे बाद भी हमारा धर्म रहेगा। तुम अगर दे सकते हो तो नौकरी दो, धर्म हमारा है, हमारा निजी मसला है। अरे ये सरकारें कब से बननी शुरू हुई है? ये सरकारें 50 से बननी शुरू हुई है। धर्म 1950 से आया है। तो आप जो है राम का नाम लेकर के नाथूराम की राजनीति करना बंद कीजिए। हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। और जो चोरी करेगा, चोर को चोर कहेंगे, दिन दहाड़े कहेंगे। तुम्हारी हिम्मत है तो जेलों में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन चोर को चोर कहेंगे, बेईमान को बेईमान कहेंगे। बताइए, कोई अगर वोट चोरी कर रहा है तो उसको चोर नहीं कहेंगे, और चोर को चोर कहते हैं तो कहते हैं कि गाली बक रहे हैं। अरे गाली थोड़ी बक रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हमने सबूत दिया है कि आपने वोट चोरी की। आप सबूत दीजिए कि हमने वोट चोरी नहीं की। और अगर आप वोट चोरी कर रहे हैं, हम आपको वोट चोरी करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप हमसे हमारा वोट ही छीन लीजिएगा तो हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं बचेगा। न नौकरी बचेगी, न पेंशन बचेगा, न फसल का दाम मानने का अधिकार बचेगा। जब आप हमसे हमारी नागरिकता ही छीन लेंगे, हमारा पहचान ही छीन लेंगे, तो आप बताइए कि हमारे पास क्या बच जाएगा। इसीलिए यह लड़ाई, जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। और खास करके मैं नौजवानों से दो आखिरी बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, वो लोग हाथ उठाइएगा जिनका उम्र 30 वर्ष से कम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 90% जो यहाँ पे लोग हैं वो नौजवान हैं। आप नौजवानों से मुझे दो बात कहनी है। पहली बात तो ये कि आप खूब रील देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मालूम है कि रील आप बना रहे हैं और आप ही लोगों का प्रभाव है कि जिससे कमर नहीं मटक रहा है वो भी आजकल कमर मटका रहा है। जिसको देखिए वो नौजवान होने के लिए व्याकुल है, लेकिन जवानी ऐसी कि जब जाए तो वापस। तो इसी उम्र में मौज मस्ती के अलावे कुछ गंभीर बात भी सोचने की जरूरत है। गंभीर बात सोचने की इस लिहाज से जरूरत है कि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बाकी आप समझदार हैं, रास्ता अपने आप आपको दिख जाएगा। हम लोग स्कूल में कहानी पढ़ते थे, उसका नाम था परोपकारी वृक्ष। एक बूढ़ा आदमी, परवेज जी आप नौजवान हैं लेकिन आप ही तरह का एक इंसान
एक आम का पेड़ लगा रहा था। तो पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि अरे बूढ़ा, अजीब हो, क्यों पेड़ लगा रहे हो इस उम्र में? आराम करो, यह पेड़ जब तक बड़ा होगा तब तक तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी पांव वैसे ही कब्र में लटक रही है, तुमको ये पेड़ लगाने की जरूरत क्या है? वो आदमी पेड़ जो है उसकी मेड़ बनाता रहा, उसको सजाता रहा, उसमें पानी डालता रहा, और वो आदमी एक तरफा जो है वन साइडेड फायरिंग जो है वो कर रहा था। जब उसने पेड़ लगा दिया तो उसको पलट करके कहा कि ये पेड़ मैं इसलिए लगा रहा हूं कि इसका फल मैं नहीं खाऊंगा, ये जानता हूं, लेकिन उस पेड़ का फल जो मैंने खाया था उस पेड़ को हमारे दादाजी ने लगाया। उस पेड़ को हमारे दादाजी ने लगाया था, इस पेड़ का फल मैं नहीं खाऊंगा, हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी, इसलिए मैं ये पेड़ लगाया। आप नौजवानों से मुझे एक ही बात कहनी है कि आज आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपको सही शिक्षा नहीं मिलती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है हॉस्टल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्लासरूम नियमित नहीं होता है, 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है, हर साल प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे मनमाना फीस बढ़ाया जाता है, और कागज में जानबूझ करके गलती कर देगा कर्मचारी, और उस गलती को ठीक कराने के लिए जो आप सर्टिफिकेट लेके यूनिवर्सिटी जाइएगा तो भारी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। हर साल लोग खिचड़ी खा खा करके तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती है, एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो पेपर लीक होता है, और एग्जाम में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जब लोग निवेदन करते हैं तो सरकार नौकरी देने के बजाय लाठी मारती है। इस समस्या से आप जूझ रहे हैं, बोलिए जूझ रहे हैं नहीं जूझ रहे हैं? रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं। तो दूसरी और आखिरी बात मुझे आपसे कहनी है कि इस देश का इतिहास ये है कि बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे थे तो उन्होंने यही समझाया था कि कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो सिर्फ नौकरी की तैयारी करने से नौकरी नहीं मिलने वाली है, नौकरी नहीं देने वाले जो लोग हैं उनसे खिलाफ आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। आज देश में एक लड़ाई है, एक तरफ वो हैं जो संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो अपने दोस्तों को इस देश की संपत्ति लूट करके उसका तिजोरी भर रहे हैं। यह लड़ाई देश को बेचने और देश को बचाने वालों के बीच में है। आप नौजवान हैं, आपका दिल बाईं तरफ है, फैसला आप कीजिए कि आप बेचने वाले के साथ हैं कि बचाने वाले के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।